डॉक्टर विनीता गौतम हो गई अब। तो उन्हीं की लैब में जाके हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। विनीता जी को भी रिसर्च में कुछ ना कुछ बताते रहते थे। उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन में, और संस्था की वो को फाउंडर भी है। तो संस्था लोगों ने शुरू की, तब उसमें हमारे 7 मेंबर थे। हमारे साथ में एक हम थे, डॉक्टर कर्ण प्रताप सिंह, एक डॉक्टर श्यामदीप मिश्रा जी थे जिन्होंने भूगोल विषय में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से पीएचडी की थी। एक सौरभ श्रीवास्तव जी थे, वो उस वक्त में एमएससी पास आउट किए थे, पीएचडी में एडमिशन लेने वाले थे। उसके अलावा एक डॉक्टर अभिजीत सरकार थे जो इस वक्त में मालदा में प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने बॉटनी में पीएचडी की थी। उसके बाद में डॉक्टर विनीता गौतम जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की आईआईटी से। उसके बाद में श्री भगीरथ जी जो एक प्रोग्रेसिव किसान है, तो जो नवाबगंज में रहते हैं। और श्री होरीलाल राठौर जो प्रधानाचार्य के पद से रिटायर्ड हुए। तो हम 7 लोगों ने मिलके इस संस्था को हमने रजिस्टर्ड किया नवाबगंज बरेली में। और नवाबगंज बरेली में इसको रजिस्टर्ड करने के बाद में हमें मालूम नहीं था कि जब पैसे नहीं हो तो बगैर पैसे के काम कैसे चलता है। उस जमाने में हमारे एक मित्र हैं अभय कुमार जी, उन्होंने सबसे पहला चंदा हमको दिया 500 रुपए। और उसके बाद में हमारे एक और मित्र हैं डॉक्टर अभिनव कुमार, हमारी संस्था को रजिस्ट्रेशन के जब कागज लेकर आए तो उसके पंपलेट बनवाने हैं, उसके ऑफिस में सामान कुछ लेकर आना है, उसके लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अब इस मिशन को शुरू किए थे, चलना शुरू किए, तब वो हमको 3000 रुपये भेजे। और एक हमारे एक और मित्र है डॉक्टर विनय कुमार जी, फिजिक्स पढ़ाते हैं आईआईटी नीट्स की, उन्होंने हमें 10,000 रुपये की किताबें और 2,000 रुपये नकद भेजे। तो इस हिसाब से वो हमारे शुरुआती दौर के हमारे वो मित्र थे जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। एक तिवारी जी भी हमारे आजकल मैनपुरी के इंजीनियरिंग कॉलेज में, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने भी सबसे पहले शुरुआती दिनों में जब संस्था पर कोई विश्वास नहीं करता था तब संस्था को 500 रुपये चंदा दिया। और वो 500 रुपये भी बहुत सारी जगह पे काम में आए। तो इस तरीके से संस्था ने कुछ रिसर्च का काम भी शुरू किया प्रोफेसर वीएल यादव की लैब में और विनीता जी के साथ में। और संस्था ने उसके ऊपर में 6-7 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में पिछले 8 सालों में पब्लिश करवाए। और अभी विनीता जी के साथ का एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी अभी गवर्नमेंट से पास हुआ है, तो 20 लाख का। तो उसमें वो अभी रिसर्च करती हैं, तो कभी कभार हमारा उसमें भी कुछ ना कुछ कोलैबोरेटिव वर्क रहता है। इसके अलावा हमने कई सारी कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया, संस्था की तरफ से ही किया। और उन बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में संस्था को पुरस्कार भी मिले उसकी शोध के लिए। हम लोगों ने बायोसेंसर के ऊपर में और नए कंपोजिट मटेरियल्स के ऊपर में और वाटर पॉल्यूशन के ऊपर में इन पिछले 7-8 सालों में काम किया। और धीरे धीरे बहुत सारे अन्य विषयों के ऊपर भी हमारा पर उनका प्रभाव पड़ता रहा। हम उनको चीज़ों को पढ़ते रहे और जो हम चिट्ठियां भेजा करते थे सरकार के पास में, उनका भी प्रभाव धीरे धीरे पड़ना शुरू हुआ। सन 2008 में हमने एक यूजीसी को चिट्ठी भेजी और बहुत कठोर चिट्ठी भेजी और उसमें कई जगह पे लाल रंग लगा के भेजा, स्पेसिफिक रूप से टेक्स्ट को लाल कर दिया, बोल्ड कर दिया बड़ा बड़ा। हमने उसमें यूजीसी को भेजी, सीएसआईआर को भेजी और बहुत सारे अधिकारियों को भेजी। और हमने उसमें सवाल पूछे। हमको उसमें अपने लिए स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए था,
ये बात गौर करने वाली बात है, जब सन 2008 में हमने यूजीसी, डीएसटी, सीएसआईआर सबके पास जब चिट्ठियां भेजी, तब हमको उनसे कुछ पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। हमने केवल सवाल भेजे थे कि जो बीटेक के स्टूडेंट हैं या फिर जो नॉर्मल ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, वो लोग तो नई टेक्नोलॉजी बनाने में सक्षम नहीं होते और उनके पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती भी नहीं है। क्योंकि वो लोग, और जो एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी बना सकता है वो 6-7 साल पीएचडी करता रहता है और उसको कोई मौका ही नहीं होता। तो मैंने उसमें कहा कि स्वरोजगार के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, और वो भी खास करके जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च करने के बाद में 5-6 साल के बाद में आए, जो डॉक्टरेट डिग्री होल्डर हैं, वो उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनको इंक्यूबेशन के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसलेट करके प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालने के लिए, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या सिस्टम है। मेरे पास बहुत सारे लोगों का जवाब भी आया। लोगों ने मेरे उन सवाल को वो चिट्ठियां पढ़ी होंगी 2008 के मेरे जीमेल के अकाउंट में पड़ी हुई होंगी। यहाँ तक कि मैंने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को भी चिट्ठी लिखी और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने मुझे फरवरी में एक चिट्ठी का जवाब दिया और उन्होंने मुझे 2 सुझाव भी दिए। वो सुझाव जो है मैं अपने ज़िंदगी में संभाल के रखूँगा। और उन्होंने मेरे को एक पहला सुझाव दिया कि मुझे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड में जाना चाहिए, और उन्होंने मुझे एक दूसरा सुझाव दिया कि मुझे मैक्सिमम 2 ही टेक्नोलॉजी के ऊपर में टारगेट करना चाहिए। इसलिए जो महामन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें मैंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऐसी सुझाई जिनके ऊपर में बीएचयू में काम हो सकता था और बीएचयू उस तरीके के प्रोडक्टों को मार्केट तक लाने में मदद कर सकता था। लेकिन मैंने बेसिकली 2 ही प्रोडक्ट मैक्सिमम रखे, बाकी सब सुझाव में रखे, सोलर सेल एंड बायोसेंसर। तो आज जब मैं देखता हूँ तो जो बातें मैं उस वक्त कहा करता था, जो मेरे पंपलेटों में लिखी हुई होती थी, जो उस वक्त के मेरी राइटिंग हुआ करती थी या जो मैं लोगों को समझाता था, और मैं उसमें से उसी तरीके की बहुत सारी बातें जो हैं अब सरकारी योजनाओं में भी प्रतिबिंबित होती है। और एक बार मैंने प्रोजेक्ट वहाँ बीएचयू को दिया था, उसके तो कुछ समय के बाद की बात है, अखबार में विश्वविद्यालय के कुलपति श्री लालजी सिंह जी ने कुछ बातें रखी थी और जिसमें मुख्य थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग से समाज के उत्थान की दिशा में कदम उठाए जाए, विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों जैसा व्यवहार किया जाए, इनोवेशन विश्वविद्यालय को इनोवेशन विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। और ये सारी वही बातें थी जो सवाल मैंने बीएचयू के सामने उस प्रोजेक्ट के अंदर रखे थे, उसमें वो सब बातें मैंने लिखी थी। और उन सब बातों का जो उत्तर था कि ये चीज़ें हैं तो इनका बदलाव क्या होना चाहिए, इसमें क्या बातें जो हैं नई जुड़नी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो अपने प्रोजेक्ट में, और यही वो सारी बातें जब मैंने अखबार में पढ़ी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम वाइस चांसलर साहब ने मेरी चिट्ठी को पढ़ने के बाद में, और एक बात और हुई, एक बार वो वाइस चांसलर साहब जो है मुझे 2012 में मैंने जो है प्रेजेंटेशन दिया, और उसके बाद में एक बार मैं कॉन्फ्रेंस में गया, वहीं पे कहीं पे चल रही थी, तो वहीं पर ही वो आए हुए थे, उन्होंने वो उसके उद्घाटन थे, चीफ गेस्ट थे। तो मुझे मालूम था ये वहाँ पर आने वाले हैं, तो मैंने एक लेटर बनाई थी और वो लेटर जो है जब वो वहाँ जाने लगे तो मैंने वो लेटर जो है उनके जो असिस्टेंट था, पीए था, मैं भारी खड़ा रहा उनके लिए वहाँ दरवाजे पे उनकी कार के पास में। जब वो कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल के अपनी कार में बैठने लगे तो वो मैंने चिट्ठी जो है उनको दे दी, तो उनके पीए को, तो उनके पीए ने बोला हम दे देंगे। तो इस तरीके से ये एक और
MRTW की यात्रा का आपने एपिसोड सुना तो मुझे कुछ अच्छा लगा। मुझे इस यात्रा में बहुत अच्छे लोग भी मिले और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मेरी मजाक बनाई, जो लोग मेरे ऊपर हंसे। लेकिन मैंने इस यात्रा को न तो रोका और न किसी लालच में या किसी कमजोरी में, न प्रेशर में। ये हो सकता था कि मेरी रफ्तार धीमी हो सकती थी, ये भी हो सकता था कि मैं कई बार बहुत मजबूती से कुछ हासिल नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये यात्रा बरकरार थी और संस्था के जो मिशन है, संस्था के जो ऑब्जेक्टिव है, उनको प्राप्त करने के लिए संस्था ने 20 तरीके के प्रोग्रामों को डिजाइन किया है। संस्था ने 30 तरीके के फोरम को स्टार्ट किया है। संस्था ने कई ग्रुप भी बनाए हैं जिससे हम सोशल मीडिया के ऊपर में जिसमें हम अपनी बातों को लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। और संस्था कुछ 4 या 5 स्टार्टअप भी शुरू करने के विचार में है। थोड़े से फंड की कमी है और वो फंड, ये लॉकडाउन लग गया कोरोना का, तो जो हमारे पास में थोड़ा बहुत फंड था भी, वो भी हमारा खर्च हो गया। तो अभी थोड़ा सा फंड हम इकट्ठा करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारे स्टार्टअप और बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हमारे जो हैं अंडर पाइपलाइन है। जैसे ही थोड़े से फंड की व्यवस्था होती है तो आप भी कुछ ही दिनों के बाद में देखेंगे कि संस्था बहुत तेजी से ग्रो करेगी और बहुत फ्लरिश होगी। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे। नमस्कार।